हेलो फ्रेंड्स, वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू हुआ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और 200 से ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं चैनल पर, आप उन्हें जा कर के देखें। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी में आता है। आपके जो टेट से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, जिस भी स्टेट में हैं, वहाँ ये पढ़ना पड़ता है। और टीचर भर्ती परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनमें ये ज़रूर आता है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप वेदांत क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में अभी दे देता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस के साथ में नोट्स करेंगे, ठीक है। नोट्स भी हैं, नोट्स का मतलब हमने यहाँ विषय वस्तु तैयार की है। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक आपको दे दिया है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि भारत में इतिहास क्या कहता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भारत में कैसे लागू हुआ, कैसे इसका विचार आया, वो सब हम बात करते हैं। सबसे पहली अवधारणा है इसकी, भारत में सर्वप्रथम निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की जो कल्पना है वो 1910 में, सबसे पहले 1910 आप समझ सकते हैं उस समय जब बंग आंदोलन के ठीक 5 साल बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद 5 साल बाद ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये पहली बार ऐसी बात कही गई कि आप बच्चों की, छात्रों की निशुल्क शिक्षा का अधिकार आपको रखना चाहिए। तो इस समय इनकी बात मानी नहीं गई, लेकिन पहला विचार, पहली कल्पना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा दी गई। उसके बाद 1948 में, 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ और फिर यहीं से शिक्षा आयोगों की एक तरह से भरमार लग गई और यहीं से शुरू हो गया शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा जो व्यापक आंदोलन था कि शिक्षा को किस तरह से बदलना चाहिए, कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए, इस बारे में बातें होने लगी। तो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग से ही यह शुरू हो जाता है। तो 2 सन याद रखने आपको, 1910 का गोपाल कृष्ण गोखले, सबसे पहले जो कल्पना की गई वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई, और 1948 में फिर दूसरी बार राधाकृष्णन आयोग के द्वारा, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात है, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में। तो शिक्षा नीति आपको याद रखनी है 1968, 86, 88 और 1992। 1993 में एनसीएफ में यशपाल शर्मा समिति का गठन हो गया था। तो ये 4 यहाँ पे आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति ध्यान रखनी है, 68 की, 86 वाली, 88 वाली और 1992। ये चारों ही आरटीई से संबंधित है, क्योंकि इसका पूरा जो हम कहते हैं आलेख है वो धीरे धीरे ऐसा आया कि पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई, फिर उसके बाद 1986 आई, 1988 आई, 1992 आई। इस तरह से शिक्षा नीति आती चली गई। फिर उसके बाद हम कहें कि हुआ ये कि 1993 में एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम था तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। जो इन्होंने 38 से ज़्यादा विद्वानों को लेकर के, देश विदेश से आए थे विद्वान, उनको लेकर के एनसीएफ 2005 का निर्माण करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया। एनसीएफ 2005 में भी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार की कल्पना की गई। किसमें? एनसीएफ 2005 में भी। लेकिन क्या हुआ, लागू नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और उस समय एनसीएफ के बाद में आरटीई की जो विचारधारा आई, उसमें खर्चा बहुत था और राज्यों में लागू करना बहुत मुश्किल था। तो उस समय का जो धन वगैरह ये सारा अभाव था, व्यवस्था का अभाव था, उसको देख करके आरटीई 2009 लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन 2009 में यह लागू हुआ, 2010 में इसे लागू किया गया, 2009 में प्रस्ताव पारित किए गए और ये सब तैयार किया गया। तो ये रूपरेखा आपको याद रखनी है कि भारत में सर्वप्रथम 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, 1948 में राधाकृष्णन के द्वारा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4 आपको याद रखनी है, 68, 86, 88, 92। 1993 में यशपाल शर्मा की समिति का नाम आता है, और एनसीएफ 2005 में भी इसकी कल्पना की गई थी। अब आगे देखें कि एनसीएफ 2005 में क्या क्या है, उसका ब्रीफ में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसे लागू करने वाला भारत कौन सा देश है, यानी पूरे विश्व में यदि निशुल्क शिक्षा का अधिकार लागू किया जाए
तो भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत ने 135 नंबर पर स्थान प्राप्त किया इसे लागू करके, यानी 134 देश इसे पहले लागू कर चुके थे पूरे विश्व में। पूरे विश्व में से भारत का स्थान 135वां देश है। ठीक है, इसमें कितने अध्याय हैं? मूल जो आरटीई है जो केंद्र का लागू है, राज्यों ने अपने अपने यहाँ अपने अपने आरटीई लागू कर रखे हैं, तो राज्यों के अलग हैं, अलग धाराएं हो सकती है, अलग अनुसूचियां हो सकती है, और केंद्र की एक है जो कि आरटीई 2009 के नाम से जाना जाता है। तो उसमें 7 तो अध्याय हैं, एग्जाम में यही पूछा जाता है 2009 के विषय में ही। तो 7 अध्याय हैं, 38 कुल धाराएं हैं और एक अनुसूची है। ठीक है, आरटीई 2009 समावेशी शिक्षा का आधार है। समावेशी शिक्षा का अर्थात सभी बालकों को, एक ही उम्र के बालकों को एक ही कक्षा में प्रवेश देने का आधार है। कोई भी बालक हो, चाहे वो तीव्र बुद्धि वाला हो, मंद बुद्धि वाला हो, उसे एक ही जगह आपको पढ़ाना पड़ेगा, एक ही जगह बैठा करके आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसका आधार दिया हुआ है समावेशी शिक्षा का। और आरटीई 2009 गणराज्य के 60वें वर्ष में, और उस वर्ष इस अधिनियम की संख्या क्या थी? 35 नंबर था इसका उस समय। 2009 में 35वां अधिनियम था ये जो इसे लागू किया गया। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर आता है 1976 की संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके किस में डाल दिया? समवर्ती सूची में, ताकि राज्य तो जो कानून बना रहे हैं वो बना रहे हैं, लेकिन केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो आपको याद रखना है, पहले शिक्षा कौन सी सूची में था? राज्य सूची में था। फिर ये किस सूची में आ गया? यह समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। और शिक्षा के अधिकार में संविधान में कौन सा क्लॉज जोड़ा गया और कब जोड़ा गया? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके मुख्य 3 परिवर्तन किए हमने। 2002 में तो 3 परिवर्तन कर दिए गए थे। कौन सा किया था? कि मौलिक अधिकार में बालकों को 21A जोड़ दिया, सबसे पहला परिवर्तन हमने ये किया। दूसरा परिवर्तन हमने किया, अभिभावकों एवं सरकार के लिए अनुच्छेद 51A जोड़ दिया, जिसमें क्या किया? हमने कहा कि अभिभावक, माता पिता या संरक्षक बालकों को निःशुल्क शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था की उनकी व्यवस्था करेंगे, बच्चों को पढ़ने से नहीं रोकेंगे, ये कहा गया। और तीसरा कहा गया अनुच्छेद 45 के लिए, जिसमें आंगनबाड़ी के जो बच्चे होते हैं या बालबाड़ी के जो बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए भी शिक्षा को जोड़ा गया, जो कि प्रारंभिक शिक्षा थी। तो ये 3 परिवर्तन किए गए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। मुख्य तरह से 3 परिवर्तन थे, एक बालकों के लिए जो अधिकार था, एक अभिभावकों के लिए और सरकार के लिए जो कि एक कर्तव्य था, और अनुच्छेद 45 छोटे बालकों के यानी बालबाड़ी या आंगनबाड़ी बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। इसके बाद हुआ ये कि इसे पारित कैसे कैसे किया गया, इसका कैसे प्रस्तावना तैयार की गई। तो देखें, सबसे पहले इसे राज्यसभा में पारित किया गया 20 जुलाई 2009 को, ठीक 15 दिन के बाद यह लोकसभा में पारित हुआ। अब हमें यह देखना है, याद रखने की बात है कि सबसे पहले किस सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में रखा गया? तो सबसे पहले यह राज्यसभा में रखा गया। कौन से सदन में रखा? राज्यसभा में रखा। फिर लोकसभा में पारित 4 अगस्त 2009। ठीक है, तो 20 जुलाई और 4 अगस्त, इसमें दोनों में आपस में 15 दिन का ही अंतर है। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा आराम से याद रह जाएगा आपको। 2009 में पारित किया गया। आगे बढ़े हम। तत्कालिक राष्ट्रपति महोदया थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने हस्ताक्षर किए। कब किए? 4 अगस्त में आप जोड़ लीजिए, तो आपको 21 दिन बाद आपको यहाँ पे इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। 21 दिन बाद इन्होंने हस्ताक्षर किए 26 अगस्त 2009 को, और 27 अगस्त को पूरे भारत में ये गजट में ये प्रकाशित करवा दिया गया, उद्घोषणा करवा दी गई एक दिन बाद। ठीक क्यों? क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह गजट में प्रकाशित नहीं करवाया जाता, तब तक वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में उसको प्रकाशित भी करवाना होता है। तो ये थी घटना, और उसके बाद हमने इसको 27 अगस्त 2009 को गजट में निकाला और कहा गया कि यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हो जाएगा। तो इस तरह से 1 अप्रैल 2010 को यह लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और अब तो जम्मू कश्मीर में भी यह लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यह था इसका कि किस किस तिथि को लागू किया, नहीं लागू किया, ये सब घटना चक्र इसमें मैंने रख दिया है। अब आगे बढ़े हम।
अन्य जानकारियों में देखें आप, सबसे पहला कि एक सप्ताह में शिक्षक को कितने घंटे शिक्षण कार्य करवाना आवश्यक है। एक शिक्षक को प्रति सप्ताह में, एक सप्ताह में यानी 7 दिन में, जिसमें एक रविवार होता है, उसको छोड़ करके शिक्षक को 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाना होगा। कितने घंटे? 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाना होगा। उस 45 घंटे में तैयारी भी शामिल है। मान लीजिए शिक्षक को 12 घंटे सप्ताह में लगते हैं तैयारी में, तो उसे बाकी 45 में से 12 घंटे निकाल दीजिए तो 33 घंटे उसे अध्यापन करवाना पड़ेगा। अगर उसे 15 घंटे लगते हैं तो उसे 30 घंटे अध्यापन करवाना पड़ेगा। तो तैयारी भी शामिल है और पढ़ाना भी शामिल है। यह 45 घंटे निर्धारित है, चाहे छोटी कक्षा हो चाहे बड़ी कक्षा हो। फिर आगे देखें कि आरटीई 2009 की जो सबसे बड़ी कमी रही है, या आज तक भी वो कमी है, कि 14 वर्ष के बाद की शिक्षा का इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार कहती है कि हम 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देंगे, लेकिन फिर क्या 14 वर्ष के बाद बालक क्या करेगा? अगर वो पढ़ना चाहता है और आर्थिक रूप से कमजोर है और भी कई समस्याएं, तो उसके विषय में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। कॉलेज शिक्षा तक बालक तो फिर भी ठीक है, कम फीस होती है कॉलेजेस की, लेकिन जो कॉलेज तक जाने में उसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों के बाद की क्या स्थिति है, वो उसके बारे में सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। आगे हम बात करें, विद्यालय के कुछ मान व मानक होते हैं कि विद्यालय को किस हिसाब से शिक्षक शिक्षार्थी उसे वो रखना पड़ेगा, अनुपात, उसे किस विषय का कितना शिक्षक रखना पड़ेगा, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके कि प्राथमिक स्तर को आप कहेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए, और उच्च प्राथमिक स्तर को कहेंगे आप कक्षा 6 से 8 के लिए। ये 2 स्तर बना रखे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर और प्राथमिक स्तर। अब 150 बालकों पर, यदि 150 बालकों से ऊपर कोई संख्या हो जाती है कुल विद्यालय में, तो एक वहाँ प्रिंसिपल नियुक्त करना होता है, एचएम नियुक्त करना होता है, या प्रधानाध्यापक को वहाँ नियुक्त किया जाता है। और वहीं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 की बात करें तो 100 बालकों पर वहाँ एक एचएम नियुक्त करना पड़ता है। तो ये दोनों में अंतर है कि यदि छोटे बालक हैं, कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय चलता है, तो वहाँ एचएम 150 पर होगा और यहाँ एचएम 100 पर नियुक्त किया जाता है। अगली बात करें कि छोटे विद्यालयों में या छोटे बालकों की कक्षा में 30:1 छात्र शिक्षक अनुपात चलना चाहिए। छात्र 30 होंगे, शिक्षक 1 होगा। एक कक्षा के लिए यह अनुपात है। लेकिन मान लीजिए वहाँ पे चार कक्षाएं चलती है और कुल 60 उसमें विद्यार्थी हैं, तो कुल 60 विद्यार्थी हैं, तो फिर अनुपात यही चलेगा, वहाँ 3 शिक्षक आप लगा देंगे। ठीक है, 3 शिक्षक लगा देंगे, 2 शिक्षक लगा सकते हैं, ये हो सकता है। तो ये सब इसमें कहा गया है। आगे हम बात करें कि यदि 200 छात्रों पर अधिक हो जाए कक्षा 1 से 5, तो वहाँ अनुपात बढ़ जाता है, यानी 40:1 आपको छात्र और शिक्षक का अनुपात रखना पड़ता है। और बड़ी कक्षाओं के लिए भी यही अनुपात है। यदि 40 अनुपात रखना है तो 200 छात्रों से अधिक होते हैं, आप उसका अनुपात बढ़ा सकते हैं, 5 और कर सकते हैं, यानी 35:1 की जगह आप 40:1 कक्षा 6 से 8 के लिए रख सकते हैं। अब यहाँ विशेषकर छोटी कक्षाओं में सीधा कहा गया है प्रति सप्ताह 45 घंटे शिक्षण कार्य और विद तैयारी, प्लस तैयारी के साथ में। ऐसा ही बड़ी कक्षा में है, उनमें पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, घंटों में कमी नहीं है और तैयारी के समय में भी कमी नहीं है। लेकिन बड़ी कक्षा में लिखा हुआ है कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो 6, 7, 8 में 3 शिक्षक हो गए रेगुलर। आगे बढ़ें, और इसके अलावा गणित विज्ञान का शिक्षक होना चाहिए, उसमें से भाषा का शिक्षक होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होना चाहिए। ये 3 शिक्षक अतिरिक्त होने चाहिए इन विषयों के। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ जरूरी है कि प्रति कक्षा 1 शिक्षक भी होता है और विज्ञान, गणित और भाषा, साथ में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक भी लगाना होता है। तो छोटी कक्षाओं में तो फिर भी भाषा के शिक्षक नहीं चाहिए, गणित विज्ञान का नहीं चाहिए, सामाजिक विज्ञान का नहीं चाहिए, या प्रति कक्षा 1 शिक्षक भी नहीं चाहिए। लेकिन बड़ी कक्षाओं में कक्षा 6 से 8 में तो लगाना ही होता है। अब आगे बात करें कि हम प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक कितने दिन कार्य करना पड़ता है एक शिक्षक को और कितने घंटे कार्य करना पड़ता है, ये दोनों हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला कि एक शिक्षक को, छोटी कक्षा की बात करें, कक्षा 1 से 5 जिसे आप प्राथमिक स्तर कहेंगे और 6 से 8 को उच्च प्राथमिक कहेंगे, तो एक शिक्षक को 200 दिन कार्य करवाना पड़ेगा छोटी कक्षा में, और 800 घंटे पूरे साल में 800 घंटे शिक्षण कार्य होगा। और बड़ी कक्षा के लिए 220 दिन कार्य करवाना पड़ता है, साथ ही 1000 घंटे पूरे साल में उसे शिक्षण कार्य करना होता है। अब आगे बढ़ें, आरटीई के अध्याय आ जाते हैं। अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं, एक अनुसूची का वर्णन किया गया है। अब देखें इसमें कि
अध्यायों को पहले आप पढ़ लें कि एक एक करके करते हैं हम। अध्याय 1, इसमें आरटी एक्ट 2009 की प्रस्तावना है। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना को ही रखा जाता है, कभी भी रखा जाता है तो आरटी अध्याय 1 में प्रस्तावना है। अध्याय 2 में इसका डिटेल में आपको डिटेल मिलेगी कि आरटी 2009 क्या है, कहाँ लागू होगा, कैसे होगा, ये सब विस्तृत उल्लेख इसमें दिया हुआ है। फिर आगे अध्याय 3 में समुचित सरकार के प्राधिकारी वर्ग के अधिकार के दायित्व, यानी समुचित सरकार का मतलब जो सरकार जिस समय चल रही है वो सरकार, उसमें जो अधिकारी वर्ग है उसके क्या दायित्व हैं, उनके क्या अधिकार हैं, ठीक होना चाहिए उसमें रसोई वगैरह, ठीक है, ये सब बनाने के लिए। तो विद्यालय के मानक, शिक्षक के क्या क्या अधिकार हैं, शिक्षक को आप 3 काम के अलावा अतिरिक्त चौथा काम नहीं दे सकते, जैसे कि पढ़ाना, जनगणना और निर्वाचन, ये केवल कुछ ही काम हैं। और आपदा प्रबंधन, इनके अलावा और शिक्षक की जो योग्यताएं हैं, जैसे वो टेट पास किया होना चाहिए, वो सारी योग्यताएं और दायित्व कि उसे क्या क्या दायित्व पूरे करने होंगे, जैसे विद्यालय में रोजाना आना, पाठ्यक्रम समय पे पूरा करवाना, वो सब करवाना होता है। तो ये सब लिखा हुआ है दायित्वों के अंतर्गत। आगे बढ़े हम। पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार, जो पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे उनके दायित्व क्या क्या हैं, उनके अधिकार क्या क्या हैं, वो अध्याय 5 में लिखे हुए हैं। और अध्याय 6 में है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में अध्याय 6 में लिखा हुआ है। और अध्याय 7 में प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का मतलब होता है प्रकरण विशेष के संदर्भ में, मतलब समय समय पे इसमें परिवर्तन संभव है। जो तय मानक है उनमें बदलाव सरकार करती रहती है। जैसे हाल ही में अभी धारा 16 में परिवर्तन किया गया कि कक्षा 8 तक आप फेल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विद्यालय अपने छात्रों को फेल भी कर सकते हैं कक्षा 8 में, लेकिन कक्षा 8 तक फेल करने का प्रावधान है ही नहीं, ऐसा दिया हुआ है। तो जैसे समय समय पे बदलाव करना अध्याय 7 में लिखा हुआ है। अब आती है बात धाराओं की। तो धाराएं देखें, सबसे पहली धारा इसमें धारा 3, देखिए यहाँ जो मैंने धाराएं दी है वो 1 2 3 4 5 नहीं दी है, मैंने यहाँ मुख्य मुख्य धाराओं को लिया है। कौन कौन सी धाराएं हैं वो देख लीजिए। कक्षा 3 में 3 अक्षर होते हैं, तो हम कहेंगे 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए 8वीं तक निःशुल्क, निःशुल्क में 3 शब्द हो गए, 1 2 और 3, आधा अक्षर ये छोड़ दीजिए, तो 3 का मतलब धारा 3 में निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। धारा 4, इसे आप शॉर्ट तरीका करना चाहें तो आयु के आधार पर बालक को कक्षा में प्रवेश दिया जाए। तो धारा 4 में लिखा हुआ है जैसी बालक की आयु है उस आधार पर उसे प्रवेश मिल जाएगा। धारा 5 में लिखा हुआ है, धारा 5, 5 उंगलियां, 5 उंगलियां मतलब स्थानांतरण, टीसी देना, टीसी देने का अधिकार अध्यापक को है, यानी छात्र लेगा, उसे चाहिए आज टीसी चाहिए, स्थानांतरण करना है तो उसे पूरा पूरा अधिकार है, धारा 5 में लिखा हुआ है। तो धारा 3 निःशुल्क, धारा 4 आयु, धारा 5 टीसी, ठीक है, स्थानांतरण। धारा 10, धारा 10 मुख्य है, बालकों को शिक्षा दिलवाना माता पिता अभिभावकों का दायित्व है। और दायित्व हमने लिख दिए हैं 51 A अनुच्छेद 51, ये 11वां नंबर का कर्तव्य निर्धारित कर दिया है कि अभिभावकों को यह कर्तव्य होगा कि वह बालकों को शिक्षा दिलवाएं। तो धारा 10 में है। धारा 12 में लिखा हुआ है निजी शिक्षण संस्थानों में 25% सीटें आरटी 2009 के अनुसार बच्चों को आरटी एक्ट में 25% सीटें देना आवश्यक है, निःशुल्क, वो भी लिखा हुआ है। धारा 13 निजी विद्यालयों में किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क, डोनेशन वगैरह नहीं लिया जाएगा। धारा 16 में लिखा हुआ है कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं कर सकते, विद्यालय से नहीं निकाल सकते। धारा 17 बच्चों को शारीरिक मानसिक दंड से संबंधित है। धारा 21 प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में या एसएमसी, एसएमसी का मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, याद रखना है, एसएमसी का गठन होगा। और एसएमसी में 50% तो महिलाएं होती है, 75% उन महिलाओं में 75% सभी मिला के अभिभावक होते हैं और 25% वहाँ के शिक्षक होते हैं। तो शिक्षक 25% हो गए और 75% वहाँ के अभिभावक हो गए, उस विद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके, तो हो गया 100%। अब इस 100% में से 50% महिलाएं होना जरूरी है, ठीक है। तो ये धारा 21 में लिखा हुआ है। और धारा 23 में लिखा हुआ है सीटेट, टेट, रीट इत्यादि इत्यादि के विषय में लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता जो परीक्षाएं होती है वह आयोजित होगी धारा 23 में, यानी यह योग्यता से संबंधित हो गई। धारा 25 शिक्षक छात्र का अनुपात, जो कि हमने देखा। तो छोटी कक्षाओं में क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात हमने बताया आपको 30:1 चलता है छोटी कक्षाओं के लिए।
और बड़ी कक्षाओं में 35:1 चलता है। लेकिन जैसे ही 200 से ज़्यादा छात्र हो जाते हैं तो छोटी कक्षाओं में 30:1 को आप 40 कर देंगे, 200 से ज़्यादा छात्र होंगे, और बड़ी कक्षाओं के लिए भी यही मान्य है। ठीक है, तो धारा 27 में लिखा हुआ है गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। लेकिन कौन से कार्यों में की जाएगी? तो 3 कार्य साफ साफ बताए हुए हैं आरटीई में कि एक तो जनगणना, जिसमें चुनाव, जनगणना नहीं है इसमें, 1 मिनट रुको, चुनाव कार्य, ठीक है। 10 वर्षीय जनगणना, जनगणना अगर पशु जनगणना है तो नहीं, केवल 10 वर्षीय जो जनगणना होती है केवल उसमें ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और साथ में आपदा आने पर यदि सरकार उनसे कहे, जैसे अभी शिक्षकों की नियुक्ति की हुई है किसमें, कोविड-19 में शिक्षकों को नियुक्त किया हुआ है, जैसे किसी गांव में कहीं कुछ देखरेख में, ये सब किया हुआ है उन्हें नियुक्त। तो ये आपदा प्रबंधन में ये, और चुनाव में 10 वर्षीय, ये जनगणना में, इनमें ही केवल नियुक्ति की जाएगी। इन 3 कामों के अलावा यदि सरकार कोई अतिरिक्त काम दे तो शिक्षक साफ मना कर सकते हैं, उन पे अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होगी। तो गैर शैक्षणिक कार्यों में नियुक्ति नहीं होगी, धारा 27 में। धारा 28 में लिखा हुआ है शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन मतलब जैसे 8वीं तक कोई शिक्षक पढ़ाता है, वो कहीं ट्यूशन पढ़ाने लगा और उनमें से कुछ 2-4 बच्चे आते भी हैं गवर्नमेंट स्कूल के, तो वो गलत है उसके लिए। वो चाहे तो निजी शिक्षण संस्थान में या कहीं कोचिंग में पढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उसे अप्रूवल लेनी पड़ती है कि मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, और ये सब उसे कहना पड़ता है, और इसमें मेरे विद्यालय के कोई बालक नहीं है, ऐसा उसे कहना पड़ता है, तब जाके वो पढ़ा सकता है। और हालांकि कुछ टीचर पढ़ाते भी हैं कोचिंग, लेकिन वो फिर अपने विद्यालय के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, वो कंपटीशन पढ़ा लेते हैं, कंपटीशन कोचिंग पढ़ाते रहते हैं। और निजी शिक्षण संस्थान नहीं करेगा, निजी शिक्षण का कार्य होता है, वो चाहे किसी विद्यालय में पढ़ाने जाना हो या फिर कोचिंग करना हो, वो सब वो नहीं करेगा। तो धारा 28 में लिखा हुआ है। धारा 29 में लिखा हुआ है पाठ्यक्रम सुधार एवं जीवन केंद्रित बनाने का प्रयास किया जाएगा। जो पाठ्यक्रम है उसमें धीरे धीरे सुधार किया जाएगा, जैसे जैसे समय परिस्थिति है उस अनुसार उसमें सुधार होता रहना चाहिए। धारा 29 में है। धारा 30 है 8वीं बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। तो धारा 16 में तो 1 से 8 तक बच्चे को फेल नहीं करेंगे, बच्चे को आप कुछ नहीं कह सकते, उसे निष्कासित नहीं कर सकते। और धारा 30 में लिखा हुआ है 8वीं बोर्ड में परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। धारा 38 अंतिम धारा, देखिए मैंने यहाँ मुख्य मुख्य धाराएं ली है, वरना देखा जाए तो पूरी आपको किताबों में मिल जाएगी। 38 धारा है कोई भी राज्य आरटीई में सुधार संशोधन कर सकेगा अपने यहाँ, ठीक है। तो यह धारा 38 में लिखा हुआ है सभी राज्य अपने अपने यहाँ संशोधन करेंगे। अभी इसके बाद में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अंतिम बात इसमें यह है कि राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 29 मार्च 2011 को लागू किया गया, ठीक है। 29 मार्च 2011 तिथि याद रखनी है। इसमें 29 धाराएं रखी है हमने और 10 अध्याय इसमें रखे हैं, ठीक है। अब आगे बात करें कि क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम कि क्या क्या क्वेश्चंस है जी। 3 जनवरी 2019 को आरटीई 2009 की धारा किस धारा में संशोधन किया गया और यह किस धारा से संबंधित था, किस कारण से इसमें संशोधन किया गया? तो यह धारा 16 से संबंधित था, याद रखना है। धारा 16 से क्यों था संबंधित? क्योंकि इसमें लिखा गया था कि राज्य सरकारें व प्रधानाध्यापक आपस में कम्युनिकेट करके इस बात पर निर्णय कर सकती है कि यदि छात्र पढ़ने में असमर्थ है, पढ़ नहीं रहा है, तो उसे कक्षा 8 में जाकर के उसे रोका जा सकता है, ठीक है। उसे रोक सकते हैं, फेल कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है धारा 16 में। अभी हाल ही में इसमें 2019 में ही इसमें संशोधन किया गया था। तो ये देख लीजिए, मैं लिख दिया है यहाँ पे कि 2019 में धारा 16 में संशोधन किया गया और साथ में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार व प्रधानाध्यापक के अनुसार 8वीं कक्षा में फेल किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कैबिनेट के अनुसार या कैबिनेट ने आरटीई एक्ट 2009 को कब मंजूरी दी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 जुलाई 2009 को पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी, उसके बाद ही फिर सबसे पहले यह राज्यसभा में गया और राज्यसभा में जाने की तिथि है इसकी 20 जुलाई 2009 और इसके ठीक 15 दिन बाद यह लोकसभा में गया 4 अगस्त 2009 को, ठीक है। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 पर हस्ताक्षरित कब हुआ यह, या राष्ट्रपति महोदय द्वारा कब हस्ताक्षरित
किया गया। तो मैंने बताया आपको, जब ये 4 अगस्त 2009 को गया लोकसभा में, तो उसके ठीक 21 दिन बाद यह गया था। तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पे हस्ताक्षर किए थे और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा हस्ताक्षर किए गए। फिर उसके ठीक बाद यह 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशित भी करवाया गया। ये याद रखना है आपको, 27 अगस्त 2009 गजट में प्रकाशित करवाया गया। अगला प्रश्न है, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। तो हमें अच्छे से कंठस्थ हो गई है अब तो ये तिथि के 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किसके लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों एवं युवाओं के लिए, या सभी नागरिकों के लिए? तो यह है केवल 14 वर्ष तक के सभी छात्र जो हैं उनके लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2010, 1 फरवरी, 1 मार्च या 1 अप्रैल? तो ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में, यानी कक्षा 1 से 5 की बात हो रही है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है? तो 1:30 होता है 200 छात्रों से कम। यदि 200 छात्रों से ज़्यादा अध्यापक का अनुपात क्या रहेगा? फिर छात्र का अनुपात रहेगा 40 और अध्यापक होगा उस पर 40 छात्रों पर 1 अध्यापक। ठीक है। तो याद रखना है, 200 से कम हो तो 30:1, 200 से ज़्यादा हो तो 40:1। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? 35 घंटे तैयारी का समय अलग से, 45 घंटे तैयारी समय के साथ में, 40 घंटे तैयारी समय अलग से, या 35 घंटे तैयारी के साथ में? तो 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। 45 घंटे में तैयारी भी शामिल है और पढ़ाना दोनों शामिल है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व दिवस कितने हैं? तो प्राथमिक मतलब कक्षा 1 से 5 के बारे में बात हो रही है। तो ये प्राथमिक स्तर कहलाता है और इसमें 800 घंटे कार्य करना पड़ता है और पूरे शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का इसमें निर्धारण किया गया है। तो 200 कहाँ मिलता है? 800 घंटे व 200 दिन यहाँ है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह किस ओर इशारा करता है? मैं 4 ऑप्शन पढ़ता हूँ, तब तक आप आंसर दीजिए कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, या बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, या मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? कि यदि आप बच्चों से सीखना चाहते हैं या बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उन्हीं से सीखिए फिर सिखाइए। तो यह किस ओर इशारा करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि यदि बच्चों से सीखना चाहते हैं तो आप बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा कर रहा है। ये बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, हाँ आपका उत्तर सही है, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 21 क से, या फिर अनुच्छेद 45 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है, जो अनुच्छेद है जो बच्चों की शिक्षा से अधिकार से जुड़ा हुआ है वो 21 क है, न कि 21 है। और 45 किससे है? बच्चों के अधिकार से तो है लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, आंगनबाड़ी या बालवाड़ी बच्चों के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तीनों में बी है। और ये मैं दिखा देता हूँ, ये 21 अनुच्छेद कहाँ से आया था कि 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, उसके द्वारा ही 21A को जोड़ा गया, भाग 3 के मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया। पहले ये नहीं था। ठीक है, पहले नहीं था, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसे जोड़ा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 दो अनुच्छेद दिए हुए हैं, किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए, या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े बालकों के लिए। तो देखिए ये दिया हुआ है आर्थिक रूप से जो बालक पिछड़े हुए हैं 41 व 46, ये दोनों इनके कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 की बात हो रही है,
कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी? तो 100 से अधिक बालक होने पर यहाँ एचएम नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि आपने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप हमारा, तो ज्वाइन कर लें। आपको मैं एक बार फिर से इसका लिंक शेयर कर देता हूं। ये लीजिए, मैंने फिर से शेयर कर दिया है आपको, आप ज्वाइन कर सकते हैं इससे। तो प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल किया गया है? संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, या स्वतंत्रता के अधिकार में, या समता के अधिकार में? तो ये शामिल किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था राज्यसभा के ठीक 15 दिन बाद। पहले राज्यसभा में गया, फिर लोकसभा में गया। तो राज्यसभा में गया था ये 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद ये फर्स्ट जो इसका जहाँ ये प्रस्तुत किया गया पहली बार, और सेकंड बार गया ये लोकसभा में। तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में गया, और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हस्ताक्षर किए, और ठीक इसके एक दिन बाद 27 अगस्त को यह गजट में प्रकाशित किया गया। ठीक है, 27 अगस्त। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धारित की गई है? आरक्षित है तो वो है 25% सीटें निर्धारित है, जो निर्धन छात्र हैं उनके लिए निर्धारित की गई है। हाँ, ये है 25% सीटें। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में टीसी देने का उल्लेख है? टीसी मैंने बताया था, शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रखनी है। टीसी आप हाथ से लेंगे, हाथ में 5 उंगलियां, धारा 5 को आपको याद रखना है। तो धारा 5 में है टीसी से संबंधित, स्थानांतरण से संबंधित। तो धारा 5 आपको शॉर्टकट की से याद रह जाएगी, हाथ में 5 उंगलियां और 5 हाथ में अपने को टीसी लेना। तो हो गया इसका धारा 5 से संबंधित। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो एसएमसी कहलाती है, उसमें अध्यक्ष कौन होता है? हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विद्यार्थी, या इनमें से कोई नहीं? तो एचएम में जो अध्यक्ष होते हैं वो अभिभावक होते हैं, और जो सचिव बनाए जाते हैं वो एचएम होते हैं। तो अभिभावक एचएम दोनों के हस्ताक्षर के द्वारा ही विद्यालय का बैंक अकाउंट होता है, वो वहाँ से ऑपरेट किया जाता है। जैसे कोई खर्चा है, विद्यालय के निर्माण से संबंधित जो भी काम है, तो आपको याद रखना है कौन होगा इसमें? अभिभावक इसमें होते हैं अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से कम है, तो फिर विद्यार्थियों व शिक्षक अनुपात क्या होगा? अब ये याद रखना है आपको, कक्षा 1 से 5 की बात हो रही है, और 200 से कम छात्र हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? वहाँ पे 30:1 आपको छात्र शिक्षक अनुपात रखना होगा। ठीक है, क्या रखेंगे आप? 30:1। लेकिन यहाँ कहा गया है 200 से ज़्यादा छात्र हैं, तो आप क्या करेंगे? तो 200 से ज़्यादा छात्र हैं तो 40:1 हम रखेंगे, और 200 से कम हैं तो 30:1 होगा। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। 40:1 कब? 200 से ज़्यादा छात्र हो जाए, और 200 से कम हो तो 30:1 कक्षा 1 से 5 के लिए। यहाँ मैंने बता भी दिया है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार यदि कक्षा 1 से 5 की बात करें और प्रवेश दिए गए जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 200 से कम है, तो आप क्या रखेंगे? 30:1 छात्र शिक्षक अनुपात रखेंगे। लेकिन प्रश्न के अनुसार आपको 200 से ज़्यादा पूछा है, तो उत्तर क्या है? 40:1। तो दोनों चीज़ें आपको कंपेयर करके यहाँ याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के तहत उच्च प्राथमिक का मतलब कक्षा 6 से 8, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने निर्धारित हैं? तो उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे पूरे शैक्षणिक सत्र में, और 220 दिन काम करना पड़ता है। तो 1000 प्लस 220 दिन, ठीक है। तो कक्षा 6 से 8 के लिए निर्धारित है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए भी मैंने यहाँ लिख दिया है 800 घंटे व 200 दिन काम करना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड, मानसिक दंड
आदि देना शिक्षक का बिल्कुल काम नहीं है, भूल जाए शिक्षक की वो कौन। तो मैंने यहाँ नीचे पहले ही शॉर्टकट की बना दी आपके लिए। खतरा, खतरा किस लिए? शिक्षक छात्र को मारेगा नहीं, प्रताड़ित नहीं करेगा, मुर्गा बनाना, डंडे देना, भगाना, ये सब बना है। तो धारा 17 किस लिए? 17 खतरा, जो याद रखना है 17 खतरा से कि शारीरिक दंड देना बिल्कुल मना है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद क्या आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय होती है कक्षा, या फिर आयु के अनुसार अधिक सम जातीय होती है? केवल एक व दो, दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कक्षा के अनुसार सम जातीय होती है। सम जातीय का मतलब समान जाति। समान जाति कब मानते हैं? जैसे मान लीजिए किसी बालक की उम्र 5 वर्ष है और उसको आपने कक्षा में प्रवेश करवा दिया पहली कक्षा में। अब कोई दूसरा बच्चा है जो 6 वर्ष का है, तो ये आपस में समान उम्र के तो नहीं हुए, तो इसको आपको कक्षा 2 में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा 2 में इसलिए जाएगा क्योंकि 6 वर्ष के जितने भी बालक हैं वो कक्षा 2 में हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो शायद आपको बहुत कम जगह पता लगती होगी कि आप आयु की गणना कब करेंगे। तो 2012 में ये हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि 31 मार्च तक आप जो बच्चे 31 मार्च तक अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं, जैसे 5 वर्ष का कोई बालक है, यदि 31 मार्च तक उसने आयु पूर्ण कर ली हो तो फिर उसे कक्षा 1 में आप डालेंगे, और नहीं पूर्ण की हो तो जिस दिन, जिस समय, जिस साल में वो 31 मार्च को अपनी आयु पूर्ण करेगा वहीं पर आपको कक्षा 1, 2, 3 जहाँ भी जिस भी आयु में है वो आपको वहाँ स्थान देना होगा। अब मैंने यहाँ पैटर्न बना दिया है। मान लीजिए बच्चे की आयु 31 के दिन, 1 मिनट, मान लीजिए बालक की आयु 31 मार्च को 5 वर्ष पूरी हो जाती है, तो वो 6 वर्ष में जाने वाला है, तो कक्षा 1 में आप उसे प्रवेश देंगे। ठीक है। अब 7 वर्ष का हो गया तो कक्षा 2 में जाएगा। 8 वर्ष का कोई बालक है, कक्षा 3, 9, 10, 11, 12 और 13। यदि वह 31 मार्च को 13 वर्ष का हो गया है तो आप उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश देंगे? 8वीं कक्षा में। क्योंकि जब वो 13 वर्ष में प्रवेश कर गया है और 8वीं कक्षा पास करेगा तभी तो वो 14 वर्ष का हो जाएगा, और 14 वर्ष होने के बाद आरटीई का दायरा खत्म हो जाएगा। तो ये इसका एक पैटर्न है, कक्षा 1 से कैसे आप किस बालक को रखेंगे और कक्षा 8 में किस बालक को रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? तो शिक्षक किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? धारा 1 के तहत, धारा 2, धारा 20 या धारा 28? तो मैंने बताया था धारा 28 में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि प्राइवेट ट्यूशन शिक्षक नहीं करेगा, तो धारा 28 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है? तो कितनी धाराओं का उल्लेख है? हाँ बिल्कुल ठीक है अनीता जी, आपने सही उत्तर दिया है। आरटीई में कुल 38 धाराएं हैं, 1 अनुसूची है, 7 अध्याय हैं। ठीक है, तीनों चीजें आपको याद रखनी है। 38 धाराएं हैं, 1 अनुसूची है और प्लस 7 इसमें अध्याय दिए हुए हैं। अगला प्रश्न, आरटीई 2009 के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ, सत्य कथन है। इसमें 7 अध्याय, 38 धाराएं, 1 अनुसूची है, यह भी सत्य कथन है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों पे लागू होता है, यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। कक्षा 1 से 8 तक लागू है, यह भी सत्य कथन है। लेकिन राज्य सूची का विषय है शिक्षा, बिल्कुल नहीं। आंगनबाड़ी या बालबाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे, इसका उल्लेख कहाँ है? धारा 4 में है, धारा 9 में है, धारा 7 में है या धारा 11 में है? तो ये धारा 11 में लिखा हुआ है कि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए बालबाड़ी या आंगनबाड़ी विद्यालय कुछ होने चाहिए, और इसका जो उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 45 में आपको मिलेगा। दोनों याद रखना है। 1940 ये 45वां अनुच्छेद है और 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए धारा 11 याद रखना है। अगला प्रश्न है, धारा 11 बिल्कुल ठीक है अनीता जी, आपको यानी कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए, ऐसा करने पर कौन सी कार्यवाही होती है? आचरण के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही,
या वित्तीय कार्यवाही या राजस्थान सर्विस रूल बुक के अनुसार। तो ये राजस्थान सर्विस रूल बुक वगैरह कुछ नहीं होती है, यहाँ साफ आएगा केवल मात्र एक ही कारण से हम कर सकते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यालय की विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो आपको याद है विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के द्वारा, जो कि धारा 22 में इसका उल्लेख दिया हुआ है कि विद्यालय की जो भी प्रबंधन समिति है, विकास योजना है, वो धारा 22 के अंतर्गत एसएमसी द्वारा निर्धारित की जाएगी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगी एसएमसी का उल्लेख किस में है, तो धारा 21 में है। दोनों चीजें, विद्यालय की विकास योजना केवल एसएमसी विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, न कि प्रधानाध्यापक के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 27 के अनुसार अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। हाँ, ये एक चीज याद रखनी है आपको, धारा 27 किससे संबंधित है? गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति। ठीक है, लेकिन निम्न कार्यों में लगाया जा सकता है। कौन कौन से में? जनगणना जो कि 10 वर्षीय होती है, चुनाव कार्य लगा सकते हैं, और आपदा राहत कार्य जैसे कोविड-19 में अभी कुछ शिक्षकों की नियुक्ति लगाई हुई है। तो यहाँ पे ये तीनों कार्य किए जाते हैं, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, लेकिन इनके अलावा किसी कार्य में, शिक्षण के अलावा किसी कार्य में उनकी कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। अब ये यहाँ मैंने जो पैटर्न बनाया है उसे देखें। आरटीई 2009 में जो विद्यालय के मान व मानक और छात्र शिक्षक अनुपात में है वो कैसा है? कक्षा पहली कक्षा में और कक्षा 5 के लिए प्राथमिक स्तर जिसे आप कहते हैं, या प्राथमिक विद्यालय कह सकते हैं। ठीक है, ये दिख तो रहा है आपको, या जूम करूं मैं इसे? हाँ, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो दोनों पैटर्न देखिए आप यहाँ पे। ये छोटी कक्षा के लिए मैंने जो पैटर्न बनाया है, इसमें है समय सीमा 6 महीने का मतलब है आपको ये जो संख्या है छात्र और शिक्षक की, ये 6 महीने में फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वहाँ शिक्षक की कमी है तो आप लेटर लिखो जिला शिक्षा अधिकारी को और शिक्षा विभाग को, वो आपको वहाँ पूर्ति करेगा शिक्षकों की। 30 शिक्षक होने पे आपको 30 छात्र होने पे आपको मिनिमम 2 टीचर आपको लगाने होंगे। 2 टीचर से आप कम लगा ही नहीं सकते। कैसे? कई जगह पुस्तकों में लिखा हुआ है 30 तक एक शिक्षक लगेगा। अरे अगर 30 तक एक शिक्षक लगेगा तो क्या 30 बच्चों को एक शिक्षक कंट्रोल कर सकता है? ताला लगाना, ताला खोलना, पानी की व्यवस्था करना, हर चीज़ वो देखना, लिखना पढ़ना, रजिस्टर तैयार करना, ये वो अकेला नहीं कर सकता। इसलिए वहाँ मिनिमम 2 शिक्षक तो होंगे ही होंगे। फिर 31 से 60 तक भी 2 ही रहेंगे। यहाँ 61 से और 90 तक 3 शिक्षक लगाना है। 91 से 120 4 शिक्षक, और 121 से 200 तक आप 5 + 1 शिक्षक लगाएंगे। ठीक है, ये है 121 से 200 तक 5 शिक्षक आप लगाएंगे। जैसे ही 200 से ऊपर छात्र हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? 1 शिक्षक और बढ़ा देंगे। तो 5 + 1 कितने हो गए? 6 हो गए। और 1 HM तो लगाना ही है आपको। क्यों? क्योंकि 1 HM आपको 150 छात्रों के ऊपर 1 HM की नियुक्ति करना जरूरी है। तो मुख्य अध्यापक कौन होगा? एक जरूरी 150 के ऊपर, और 200 बालकों के ऊपर होने पे छात्र शिक्षक अनुपात हो जाएगा 40:1। किसको? प्रधान अध्यापक को छोड़ करके। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अभी नीचे वाला पैटर्न रहने दो, ये नीचे वाला भी देख लो। चलो, 30:1 तो 200 छात्रों से कम, और 200 छात्रों से ज़्यादा होने पे 40:1। अब इधर आ जाओ, विद्यालय के मान व मानक कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसे आप उच्च प्राथमिक स्तर विद्यालय कहते हैं। अब कम से कम प्रति कक्षा कितना? 1 शिक्षक तो होना ही जरूरी है। आगे, प्रत्येक 35 बालकों पर 1 शिक्षक लगाना पड़ेगा। तो 35:1 में क्या हो गया? नीचे देखो, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 35:1 200 छात्रों से कम। 200 छात्रों से ज़्यादा होंगे तो 40:1 करना होगा। तो दोनों में केवल कितना अंतर है? केवल 5 का ही अंतर है दोनों में। 200 छात्रों से कम तक केवल 5 का अंतर है इनमें। अब आगे बढ़ो, ऊपर आ जाओ वापस यहाँ पे, ये इस पॉइंट पर कम से कम प्रति कक्षा 1 टीचर तो आपको लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रत्येक 35 बालकों पर 1 शिक्षक लगाना पड़ेगा। 100 से ऊपर होने पे 1 प्रिंसिपल नियुक्त करना पड़ेगा, और 200 से ज़्यादा छात्र होने पे 40:1 आपको छात्र शिक्षक अनुपात रखना होगा। विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए 1 टीचर आपको नियुक्त करना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान और भाषा 3 टीचर ये हो गए, और प्रति कक्षा 1 टीचर लगाना पड़ेगा। तो कम से कम 1 शिक्षक तो लगाना ही पड़ेगा 1 कक्षा के लिए।
तो ये सब जो फॉर्मेट है ये दोनों हो गए, छोटी कक्षा के लिए बना दिया मैंने और बड़ी कक्षा के लिए बना दिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया या किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो अधिनियमित कौन करती है? संसद करती है। लोकसभा कर देगी उससे भी काम नहीं चलेगा, राज्यसभा करेगी उससे भी काम नहीं चलेगा। तो आंसर क्या है? भारत की संसद के द्वारा यह हस्ताक्षरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित है। तो 45 घंटे काम करना पड़ता है। ये पहले प्रश्न आ चुका है। ये देखिए एक छोटा सा पैटर्न फिर मैंने यहाँ बनाया है कि जो भवन निर्माण के लिए या भवन की जो संरचना होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको रखना जरूरी है। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा होगी। बाधा मुक्त पहुंच का मतलब होता है विकलांग बालकों के लिए जो रैंप होती है उनकी व्हील चेयर के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पृथक पृथक शौचालय होने जरूरी है। सुरक्षित व पर्याप्त पेयजल होना चाहिए। रसोई जहां दोपहर का भोजन पकाया जाए वो होना चाहिए। बच्चों के खेल का मैदान और सीमा दीवार या बाड़ा, यानी कि एक मुख्य विद्यालय है, विद्यालय के बाहर भी एक बाड़ा बना होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आरटी 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटे पठन पाठन का कार्य निर्धारित किया गया है। अब इधर आ जाइए, प्राथमिक स्तर पर 200 बालकों पर 200 दिन कार्य करना पड़ता है 800 घंटे, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिन काम करना पड़ेगा 1000 घंटे। तो ये एक पैटर्न बनाया हुआ है। ये तो देखिए जो लिखा हुआ है ना प्रतिदिन शिक्षण कार्य, ये तो क्या है, ऑथेंटिक नहीं है, तो इसे तो हम काट देते हैं। आगे देखें, दंड संहिता क्या है। विद्यालय यदि अपने मानक पूरे नहीं करता है तो पहली गलती होने पे उसे 25,000 जुर्माना देना है, दूसरी गलती होने पे 50,000 जुर्माना देना है, और जब तीसरी गलती करे और जब तक नहीं सुधारेगा तब तक प्रतिदिन उसे 10,000 का जुर्माना देना होता है। और 10 दिन बाद फिर उसे पूरी मान्यता के साथ में उसे जो भी कार्यवाही है वो अपर कार्यवाही में आ जाती है, यानी फिर बंद हो जाता है उसका काम सारा विद्यालय का, जब वो अपने मानक पूरे नहीं करेगा तब। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावक की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 75% होनी चाहिए। दोस्तों ये अभी रिपीट होंगे क्वेश्चंस, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक वीडियो देखा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, आपको पूरा चैप्टर समझ में आया है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। और टेलीग्राम लिंक दे दिया है मैंने आपको यहीं पे कमेंट बॉक्स में, तो आप उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।